बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ 9 क्लास हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.3। तो ये एक्सरसाइज को हम पढ़ेंगे। तो इसमें जो है यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। अगर हम इसको थोड़ा जूम कर लें तो ये बता रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1, ऑन हिज लास्ट बैंक स्टेटमेंट कासिम हैड a balance of rupees 1,75,000 in his checking account। ये कह रहे कि कासिम के अकाउंट में 1,75,000 रुपये थे जब उसने चेक किए। तो उसके बाद उसने क्या किया, ही रूट वन चेक फॉर 45,790 and another check for 1,12,921। तो उसके बाद करें कि इसने दो चेक लिख लिए, यानी एक 45,790 का था और दूसरा जो था वो 1,12,921 का था। तो अभी करें कि उसके अकाउंट में जो है ना कितने पैसे बकाया बचे होंगे, तो इसको हमने मालूम करना है। तो यहाँ पर फिर कह रहे कि कासिम जो है एक बंदा है, तो उसके पास जो अकाउंट में 1,75,000 रुपये थे। 1,75,000 रुपीस उसके पास थे अकाउंट में। तो अभी कह रहे कि उसने दो दफ़ा पैसे बैंक से निकलवा लिए। पहली दफ़ा उसने एक चेक जो था, यानी एक चेक से निकलवा लिए 45,790 ये रुपीस थे। दूसरे चेक से उसने निकलवा लिए दूसरे चेक से निकलवा लिए 1,12,921 रुपीस। अब टोटल उसके पास ये अमाउंट थी। तो उसके बाद फिर उसने ये दो चेक बैंक से कैश करवा लिए। तो ये अगर हम इस दोनों को ऐड करें, यानी 45,000, यानी इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास जो टोटल अमाउंट बनती है 1,58,711। तो ये यानी कि टोटल अमाउंट उसने जो बैंक से निकलवाई है, जो कैश किए। तो ये अब हम क्या करते हैं, टोटल अमाउंट जो उसके पास अकाउंट में पड़ी हुई है वो है 1,75,000। तो इससे हम इस जो उसने निकलवाई है उसको माइनस करते हैं। यानी आप ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर टोटल अमाउंट या बैलेंस, टोटल बैलेंस उसके पास था 1,75,000। उसके बाद हम टोटल अमाउंट इन बोथ चेक्स, यानी टोटल बैलेंस या अमाउंट इन ऑफ बोथ चेक्स ऑफ बोथ, दोनों चेक जो थे उसने जो कैश करा लिए उसकी जो अमाउंट बनती थी वो कितनी थी, 1,58,711। तो अब उसका सिंपल तरीका है कि इसको आपने माइनस करना है, यानी टोटल जो करंट बैलेंस है या रिमेनिंग बैलेंस है, वे कह रहे हैं कि करंट बैलेंस उसका कितना होगा। तो करंट बैलेंस को मालूम करने के लिए आपने क्या करना है, टोटल बैलेंस जो उसके पास था वो कितना था, 1,75,000 माइनस जो, यानी कि माइनस हो गया टोटल अमाउंट यानी टोटल अमाउंट ऑफ चेक्स, टोटल लग सकते हैं कि टोटल चेक्स अमाउंट हो ये अमाउंट। तो आप इसको लिख सकते हैं कि हमारे पास करंट बैलेंस जो बचेगा, टोटल बैलेंस था 1,75,000 मनफी माइनस
1,05,000, ये 75,000 माइनस 158,711। तो अब इसके पास जो रिमेनिंग अमाउंट बच जाएगी वो होगी 16,289 16,289 रुपीस उसके पास हो। जो करंट बैलेंस होगा वो होगा करंट बैलेंस। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1। तो अभी हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा है कि लास्ट वीक व्हाट इज द ड्रॉ 283.4 kilometer on 16.2 liters of petrol. He says that he averaged about 1.75 kilometer per liter. Is his answer reasonable? Explain. तो ये बता रहे हैं कि वाजिद ने 283.4 किलोमीटर का जो सफ़र है वो 16.2 लीटर में पेट्रोल में तय कर लिया। तो अब ये बता रहे हैं कि मेरा जो एवरेज है गाड़ी का वो 1.75 किलोमीटर पर लीटर है, यानी 1 लीटर में वो 1.75 किलोमीटर उसने सफ़र किया है। तो आया वो उसकी जो कैलकुलेशन है वो सही है या नहीं है। तो हमने इसको अब इसको मालूम करना है कि एवरेज असल एवरेज कितना है, यही है या कुछ और है। तो वाजिद जो है वाजिद एस्टिमेटेड एवरेज, वाजिद ने जो ड्रो 283.4 किलोमीटर। तो उसके बाद ये बता रहे हैं कि पेट्रोल कंज्यूम्ड पेट्रोल उसने कंज्यूम किया है 16.2 लीटर। ठीक है। तो उसके बाद उसके मुताबिक जो एवरेज है, एस्टिमेटेड एवरेज जो वाजिद का है वो कितना है, एस्टिमेटेड एवरेज ऑफ वाजिद जो है उस कितना है 1.75 किलोमीटर पर लीटर। ठीक है जी। तो उसके बाद ये कह रहे कि हिज आंसर इज रीजनेबल, एक्सप्लेन। तो अब एक्चुअल एवरेज हमने एक्चुअल एवरेज क्या होगी उसकी, तो हमने वो मालूम करना है। एक्चुअल एवरेज इज इक्वल टू अननोन। तो अब एक्चुअल एवरेज को हमने मालूम करना है। तो अब सिंपली सी बात है कि उसने जो डिस्टेंस तय किया है वो है तो इसमें हमारे पास आ जाएगा एक्चुअल जो है, जो एवरेज होगा वो हमारे पास इस तरह आएगा कि उसने जो टोटल किलोमीटर का सफ़र तय किया है वो 283.4 है, 283.4 किलोमीटर। और कितने पेट्रोल कंज्यूम कितने लीटर में किया है, पर 16.2 लीटर। तो अब अगर हम 283.4 को 16.2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास जो एवरेज आएगा 17.5 अब किलोमीटर पर लीटर। तो ये उसका एवरेज आ गया। और अकॉर्डिंग टू वाजिद के मुताबिक जो उसका एवरेज था वाजिद के मुताबिक वो था 171.75 किलोमीटर पर लीटर, जबकि जो एक्चुअल एवरेज है वो हमारे पास आ गया 17.5 किलोमीटर, यानी 17.5 किलोमीटर पर लीटर। तो जो वाजिद का एवरेज था
जिसने एस्टिमेट किया था वो गलत निकला, जबकि असल एवरेज वो है 17.5 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से आप एवरेज को निकाल सकते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है, वो कह रहे कि सलमा bought 3.2 yard of fabric for a total price of Rs 139.2. How much did the fabric cost per yard? तो ये कह रहे कि सलमा ने 3.2 यार्ड का जो फैब्रिक है, कपड़ा है, वो 139.2 में ख़रीद लिया। तो अब वो कह रहे कि उसने पर यार्ड यानी एक गज जो है ना वो कितने का बनता है, कितने का ख़रीद लिया। तो इसको हमने मालूम करना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए सलमा ने जो बाट किया, सलमा बाट 3.2 यार्ड ऑफ फैब्रिक, टोटल फैब्रिक कितना है 3.2 यार्ड। तो उसके बाद टोटल प्राइस जो कितनी थी, टोटल प्राइस जो सलमा ने 3.2 यार्ड को फैब्रिक को ख़रीदने के लिए दे दी है, टोटल प्राइस ऑफ Rs 139.2 जो रुपीज़ है वो से ख़रीद लिया। तो अब ये कह रहे कि हाउ मच पर यार्ड फैब्रिक पर यार्ड, यानी कि पर यार्ड ये कितना, यानी एक गज में कितने का बनेगा। तो सिंपल सी बात है कि कास्ट जो पर यार्ड है, कास्ट पर यार्ड जो है हमारे पास बनेगा तो टोटल प्राइस, यानी टोटल प्राइस आप इसको तरतीब से लिख सकते हैं, टोटल प्राइस डिवाइडेड बाय फैब्रिक पर यार्ड, यानी पर यार्ड की जो प्राइस है टोटल प्राइस और टोटल फैब्रिक, ये यहाँ पर ये टोटल प्राइस से बनेगा, टोटल प्राइस डिवाइडेड बाई 3.2 यार्ड, यानी कि टोटल फैब्रिक टोटल फैब्रिक तो अब हमारे इसमें कीमत लगा लें, वेरियंस को लगा लें। तो हमारे पास टोटल जो प्राइस है वो है 1, ये वाली है, तो ये कितनी है 139.2, और जो टोटल फैब्रिक है वो है 3.2 यार्ड की। तो हम इसको कीमत लगाते हैं, वैल्यूज को पुट करते हैं। तो दैट विल बी इक्वल टू टोटल प्राइस 139.2 रुपीज़ डिवाइडेड बाय टोटल फैब्रिक तो उसने ख़रीदा है 3.2 यार्ड का। तो अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे 139.2 डिवाइडेड बाई 3.2, दैट विल बी इक्वल टू Rs 43.5। अब यहाँ पर हमारे पास अगर देखें ना, तो यानी रुपीज़ पर यार्ड यानी कि तो 43.5 रुपीज़ जो है पर यार्ड जो है उसने ख़रीद लिया। तो एक गज जो है उसने 43.5 में ख़रीद लिया। तो हमारे पास जो कास्ट पर यार्ड जो बन गया
बन गया 43.5 रुपीस पर यार्ड। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। ये बता रहे कि मेमुना वॉक्स 3.5 किलोमीटर पर आवर, शी टुक अ 12-hour वॉक, हाउ फार डिड ही वॉक। तो ये कह रहे हैं कि मेमुना जो है उसने 3.2 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से स्पीड यानी कि से जा रही थी। तो उसने 12 घंटे यानी कि वॉक की। और ये बताए कि उसने कितनी यानी कि फार कितनी दूर तक यानी कि वॉक की। तो यहाँ पर कह रहे कि मेमुना जो है मोमिना ने जो है 3.5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से वॉक किए। तो ये उसने वॉक किए 3 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। तो टोटल डिस्टेंस जो उसने यानी स्पीड जो उसने रखी है शी टुक 12 आवर। तो टाइम उसने लिया है, टाइम टेकन इक्वल टू टी, दैट इज इक्वल टू 12 आवर। तो उसके बाद फिर कहते हैं कि हाउ मच डिस्टेंस ही ट्रेवल्ड कवर्ड। तो डिस्टेंस हमारे पास अननोन है। तो अब उन्हें डिस्टेंस को मालूम करना है, यानी इसको हम एस भी कह सकते हैं डिस्टेंस को। तो हमारे पास फार्मूला है डिस्टेंस का कि एस इज इक्वल टू वी ज़रब टी। तो वी जो है इसकी वेलोसिटी है और हमारे पास यानी वी हमारे पास इसकी वेलोसिटी है और ये टाइम है। तो अगर हम वेलोसिटी को 3.5 किलोमीटर पर आवर है, उसके बाद टाइम है 12 आवर। तो आवर कैंसिल हो गए। तो हमारे पास अगर इसको मल्टीप्लाई करें 3.5 इंटू 12 तो दैट विल बी इक्वल टू 42 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस 42 किलोमीटर उसने तय कर लिया। तो हमारे पास जो डिस्टेंस आ गया वो 42 किलोमीटर इसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, उसको हमने हल करना है। द हाइकिंग क्लब वेंट ऑन अ 7-day ट्रिप। Each day they hiked between 3.5 and 7.5 miles. It is reasonable to assume that clubbing the days the club hiked, तो ये कि लेस देन 35 माइल्स, बिटवीन 35 एंड 55 माइल्स। उसके बाद इक्वली 55 माइल्स और मोर देन 55 माइल्स। तो इसको हमने हल करना है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि हाइकिंग का जो क्लब है, हाइकिंग क्लब वेंट कितने दिन के लिए चला गया, 7 डेज के लिए ये ट्रिप पे चला गया। 7 डेज का ट्रिप था। तो उसके बाद हाइकिंग पर डे यानी ईच डे दे हाइक बिटवीन 5.5 to 7.5। तो हाइकिंग पर डे ये कितना होगा 5.5 to 5.5 and 7.5 miles।
तो अब चूँकि रोज़ाना ये करते थे 5.5 और 7.5 माइल्स, तो चूँकि टोटल जो ट्रिप है वो 7 डेज का है, तो लिहाजा इनको हमने मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ। 5.5 ज़रब 7 एंड उसके बाद है 7.5 ज़रब 7, तो उसके बाद ये बनता है 38.5 एंड 52.5। तो अब हमारे पास जो ऑप्शंस है उसमें अगर हम देखें तो ये बिटवीन 35 एंड 55, तो ये हमारे पास ये ऑप्शन इसमें फिट हो रहा है। तो यानी अगर हम देखें तो ये हाइकिंग जो है इसकी जो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो दैट इज़ आई थिंक दैट इज़ रीजनेबल। तो ये जो है ऑप्शन बी है, तो ये इस पर फिट हो रहा है, तो ये दिस इज रीजनेबल, तो ये उसका आंसर है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। तो ये बता रहे कि फॉर ए क्लास पार्टी द स्टूडेंट्स काउंसिल परचेज 42 balloons at RS of 1.85 each. What is the total amount of students council paid for each balloon? तो ये बता रहे कि टोटल जो बिलोन्स है, टोटल बिलोन्स परचेस्ड, टोटल बिलोन्स परचेस्ड कितनी है 42। उसके बाद कास्ट पर बिलोन, एक बिलोन जो है उसका कास्ट कितना है, कास्ट पर बिलोन वो है 1.85 रुपीस। तो उसके बाद कहते हैं व्हाट इज द टोटल अमाउंट द स्टूडेंट काउंसिल पेड फॉर द बिलोन। तो टोटल कास्ट हमें मालूम करना है। तो अब हमारे पास सिंपल सी बात है कि हमारे पास जो एक बिलोन है वो 1.85 का है, तो टोटल जो कास्ट है वो तो फिर हमने जस्ट मल्टीप्लाई करना है, जस्ट यानी कि टोटल बिलोन्स मल्टीप्लाइड बाय पर बिलोन कास्ट या कास्ट पर बिलोन। तो अब हमने इसको अगर देखें यहाँ पर तो टोटल बिलोन हमारे पास 42 थे, यहाँ पर ये 42 बिलोन्स थे, मल्टीप्लाइड बाय कास्ट पर बिलोन 1.85। तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 77.7। तो टोटल कास्ट होगा ₹77.7 रुपीज़ जो है ये इसका होगा टोटल कास्ट होगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 तो 10 को हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारे पास, अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये है क्वेश्चन नंबर 7। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। तो ये बता रहे कि ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मेड 4 yard long rectangle banner. They paid Rs 3.75 per yard for the fabric and Rs 9 for the
firm to go around the banner. 10 yard perimeter. And what was the width of the banner? अब यहाँ पर हमसे इन्होंने विड्थ को मांगा है, तो विड्थ को मालूम करेंगे। तो अगर हम इसको देख लें तो कहते हैं ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स उसने 4 यार्ड का रेक्टेंगुलर बैनर जो है ना बना लिया। तो उसने फिर उन्होंने 3.75 जो है रुपीस पर यार्ड यानी 1 यार्ड की कीमत फैब्रिक की और 9 रुपीस जो है ना ये फर्म को अदा की। और उसके बाद फिर पेरीमीटर जो है 10 यार्ड बनता है उसका है। और व्हाट इज द विड्थ ऑफ द बैनर, तो बैनर का जो विड्थ है वो कितना है। यहाँ पर अगर हम देखें तो लेंथ ऑफ द बैनर इज इक्वल टू 4 यार्ड, यानी लेंथ हम लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ बैनर दैट इज इक्वल टू 4 यार्ड। उसके बाद पेरीमीटर ऑफ द बैनर, तो पेरीमीटर जो बैनर का है वो कितना है। पेरीमीटर ऑफ बैनर वो है 10 यार्ड्स है। उसके बाद है क्लॉथ का जो कॉस्ट है, क्लॉथ कपड़े का जो कॉस्ट है वो कितना पड़ा है। दैट इज इक्वल टू RS 3.75 यानी RS 3.75 375 पर यार्ड। एक गज का जो है एक यार्ड का 3.75 लगे। तो अब कास्ट द फर्म को इन्होंने कितनी पेमेंट किए, कास्ट टू दी फर्म। अभी बता रहे कि कास्ट फर्म को इन्होंने किया है 9 RS 9 फॉर द फर्म। तो ये RS यानी 9 रुपीज टू द फर्म पर यार्ड, 9 पर यार्ड। तो अब फाइंड द विड्थ, तो हमने जो है ना विड्थ को मालूम करना है। तो विड्थ को कैसे मालूम करेंगे, लेट्स विड्थ को हमने मालूम करना है। विड्थ इज इक्वल टू W एंड दैट इज इक्वल टू अननोन। ना मालूम है तो ना मालूम को हमने मालूम करना है। तो वैसे ना मालूम को मालूम करना थोड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन कोशिश करने से मालूम हो जाते हैं। बहरहाल अब हमारे पास फाइंडिंग द विड्थ, तो विड्थ को मालूम करने के लिए तो हमारे पास जो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल है, हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल हो गया हमारे पास। इसकी जो है ये लेंथ है और ये विड्थ है, ठीक है। तो अब हमारे पास पेरीमीटर जो है इसका फार्मूला जो है हमारे पास है 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ प्लस विड्थ। तो ये हमारे पास पेरीमीटर का फार्मूला है। तो अब हमने इसमें लेंथ और विड्थ को देखना है। तो हमारे पास सब लेंथ जो है वो है यहाँ पर अगर देखें 4 यार्ड है। बैनर की जो लेंथ है वो यहाँ पर ये हमारे पास बैनर की जो लेंथ 4 यार्ड है और इसकी जो विड्थ को तो हमने मालूम करना है। तो हम ये लगाते हैं कि ये जो लेंथ है बैनर की वो है 4 यार्ड, दैट इज 4 यार्ड। अब ये तो ना मालूम है विड्थ, तो हमने इसको मालूम करना है। तो हमारे पास अब ये फार्मूला जो है ये यहाँ पर आ गया, दैट इज इक्वल टू P इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। अब हम देखिए P इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ हमारे पास है 4 यार्ड प्लस W। तो अब हमने बल्कि पेरीमीटर का भी जो है ना और वैल्यू है उसकी है 10। अगर हम यहाँ पर देखें जो पेरीमीटर है, यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ द बैनर दैट इज इक्वल टू 10 यार्ड। तो ये भी हमने इसको यहाँ पर इसकी कीमत वैल्यू लगानी है। तो नाउ वी कैन से 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस W। तो अभी हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि 10 हमारे पास
तो हम अभी इसको इस लिखेंगे कि 10 इज इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ तो ये 8 हो जाएगा, उसके बाद प्लस 2w हो जाएगा। तो अब चूंकि हमने 2w को मालूम करना है तो 2w हमारे पास हो ये 10 जो है ये 8 जो है इक्वेशन के दूसरी तरफ चला जाएगा, यानी ये जो 8 है 8 ये इक्वेशन के इस तरफ आ जाएगा। तो इक्वेशन की इस तरफ जब आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं कि 2w इज इक्वल टू 10 माइनस 8, ये हम लिख सकते हैं। तो उसके बाद फिर हमारे पास w अब आ जाएगा, तो w इज इक्वल टू अब 10 माइनस 8 वी नो दैट 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2, सो w इज इक्वल टू 2/2। तो 2/2 कैंसिल हो जाएगा, ये इसका 1 आ जाएगा, तो w इज इक्वल टू 1। सो वी कैन से दैट विड्थ इज इक्वल टू 2, हमारे पास विड्थ इज इक्वल टू 1, हमारे पास आ गया इसका आंसर जो है 1 यार्ड, ये इसका आंसर है, यानी कि जो विड्थ है वो हमारे पास 1 यार्ड आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। इस तरीके से आप विड्थ को मालूम कर सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पर आपने सिर्फ बस ये फार्मूला जो है इसको नोट करना है, ये वाला कि पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई L प्लस W। तो ये पेरीमीटर अगर रेक्टेंगल है तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 8 को हल करना है। तो दिस क्वेश्चन नंबर 8, तो ये बता रहे कि ए शू फैक्ट्री हैज़ एन एसेट फॉर इस 20 लाख of which 3/5 is the capital and the rest is the debit. Find the amount of capital and debit asset is equal to capital plus debit। तो इसको हमने हल करना है। तो ये कह रहे थे एक जूते की फैक्ट्री है, उसका जो टोटल एसेट्स है वो है कितना, ये है 20 लाख, तो उसमें से जो 3/5 है वो कैपिटल है और बाकी जो है वो डेबिट है। तो अब कह रहे हैं कि फाइंड यानी द अमाउंट ऑफ कैपिटल, यानी कैपिटल जो एसेट्स है उसको मालूम करना है और डेबिट्स को भी मालूम करना है। तो अभी हमने इसको मालूम करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है। तो अब कह रहे हैं कि टोटल कॉस्ट ऑफ द टोटल एसेट ऑफ द शू फैक्ट्री, एक शू फैक्ट्री है ज्योति की, तो टोटल assets you can say that is assets, total assets of shoe factory वो हमारे पास है 20 लाख है, 20 लाख 1 2 3 4 5। तो ये टोटल जो एसेट्स है ऑफ द शू फैक्ट्री है, यू कैन से दिस 20 लाख। और उसके बाद एक कैपिटल इज 3.5 ऑफ द एसेट। तो कैपिटल है कितना, कैपिटल इज इक्वल टू 3.5 ऑफ द टोटल एसेट ऑफ द एसेट, यू कैन से, यानी जो 20 लाख का 3.5। डेबिट इज इक्वल टू रिमेनिंग अमाउंट। तो डेबिट जो है वो क्या है, रिमेनिंग अमाउंट के बराबर होगा। तो लेकिन हम यहाँ पर 3 जो कैपिटल है इसको निकालते हैं कि 3/5 यू कैन से 3/5 मल्टीप्लाई बाई टोटल जो एसेट्स है वो है 20 लाख। तो ये कितना रह जाएगा 20 लाख 1 2 3 4 5। तो 5 5 5 4 20, तो ये हो जाएगा 4 लाख 3 4 5 कट जाएगा। तो उसके बाद अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 4 जो है ये 4 लाख ये इसके साथ 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 के साथ अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी, तो वो होगी 4 3 12, तो 12 लाख 2 3 4 5। तो 12 लाख जो है इसकी यानी कि वैल्यू होगी कैपिटल की। तो कैपिटल हमारे पास आ गया
12 लाख, यानी RS 12 लाख, ये आपने इसको रुपीज़ में लिखना है। तो उसके बाद ये बता रहे हैं कि जो डेबिट है, डेबिट इज इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल। तो हमारे पास जो डेबिट होगा, डेबिट को हम मालूम करते हैं कि वो होगा यानी कि डेबिट हमारे पास होगा एसेट्स माइनस कैपिटल। डेबिट इज इक्वल टू एसेट, टोटल जो एसेट्स है माइनस कैपिटल अमाउंट। तो कैपिटल अमाउंट हमारे पास अभी ये हमने कैलकुलेट कर लिया है, वो है 12 लाख, से दिस वन 12 लाख। और टोटल एसेट्स हमारे पास ये है 20 लाख है। तो हमने यहाँ पर लिखना है कि 20 माइनस 12, so debit will be equal to total assets 20 लाख, 1 2 3 4 5, माइनस कैपिटल है 12 लाख, 12 1 2 3 4 5। तो ये हमारे पास 20 माइनस, तो ये डेबिट फिर हमारे पास हो जाएगा 20 माइनस 12, दैट विल बी इक्वल टू 8 लाख। 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 लाख डेबिट हो जाएगा। तो यानी रुपीज़ RS। तो इस तरीके से आप डेबिट को मालूम कर सकते हैं। डेबिट जो अमाउंट है वो है 8 लाख। तो इनसे दैट इज द अमाउंट ऑफ debit you have mentioned here. So find the amount of capital and debit। अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि find the amount of capital, amount of capital, capital हमारे पास अमाउंट है वो ये है 12 लाख है। और उसके बाद एंड डेबिट, डेबिट हमारे पास है यानी कि 8 लाख। तो इस तरीके से हमने दोनों को मालूम कर लिया, यानी कि कैपिटल 12 लाख और डेबिट जो है 8 लाख। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 8 को हल कर सकते हैं। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 9 को हल करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 9। तो ये बता रहे कि वर्ल्ड लोवेस्ट टेम्परेचर इन पास्ट 100 years was recorded to be -89.2 डिग्री सेल्सियस Atlantic on July 21, 1983. Convert this temperature into Fahrenheit and Kelvin। तो बेसिकली हमने ये जो टेम्परेचर है इसको -89 जो है .2, इसको हमने कन्वर्ट करना है किसमें, फ़ारेनहाइट में और केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास ये फार्मूले भी यहाँ पर दिए गए हैं। F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32 एंड Kelvin इज इक्वल टू सेंटीग्रेड प्लस 2 73। तो इस तरीके से आप इस फार्मूले को लगा के इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो बता रहा है कि हमारे पास टेम्परेचर है यानी कि लोवेस्ट टेम्परेचर है -89.2। तो टेम्परेचर जो है -89.2 डिग्री सेल्सियस। तो अब ये जो है ना एंटार्क्टिका का जो है टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था 1983 में। तो हमारा कंसर्न इसके साथ है, टेम्परेचर के साथ है, इसको हमने कन्वर्ट करना है इनटू यानी कि फ़ारेनहाइट और केल्विन में इसको हमने कन्वर्ट करना है डिग्री केल्विन में। तो अब इसका इन्होंने हमें फार्मूला भी दिया गया है। ये फार्मूला हमारे पास है कि नंबर 1 हमारे पास कह रहे हैं कि F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। और सेकंड फार्मूला जो दिया गया है वो है केल्विन का, केल्विन इज इक्वल टू सेंटीग्रेड प्लस 273।
तो हमने इस फार्मूले को इस्तेमाल करके इस सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट और केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम लगाते हैं सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले ये वाला फार्मूला लगाते हैं, ऐसे दिस वन। सो यू कैन से दैट F is equal to 9/5 into C plus 32। तो ये हमारे पास फार्मूला है। अब हमने इसको वैल्यूज़ जो है उसको, ये सेंटीग्रेड की वैल्यू है, तो यहाँ पर ये टेम्परेचर हमारे पास सेंटीग्रेड में है, तो इसको हमने इसमें पुट करना है। तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ सेंटीग्रेड इन दिस इक्वेशन, सो फ़ारेनहाइट will be equal to 9/5 into minus 89.2 degree centigrade plus 32। तो अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, यानी बल्कि ये माइनस है, ठीक है, तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू आएगी फ़ारेनहाइट की, तो हम इसको थोड़ा ये सिंप्लीफाई करते हैं मज़ीद कि दैट इज़ इक्वल टू 9 इंटू माइनस 89.2 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। तो उसके बाद हम प्लस 32 हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर हम लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू माइनस 802.8 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 32। तो इसको हम इस तरह के लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम -802.8 को 5 पर डिवाइड करते हैं, तो फिर हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो होगी F इज इक्वल टू -160.56 प्लस 32। तो अब अगर हम इसको आपस में कन्वर्जन करें, तो ये हमारे पास वैल्यू बनेगी -128.56। तो अब जो है, तो हमारे पास फ़ारेनहाइट जो है F इज इक्वल टू -128.56। तो ये हमारे पास फ़ारेनहाइट में वैल्यू आ जाएगी। तो ये फ़ारेनहाइट की वैल्यू हो गई, हमारे पास एक आंसर तो आ गया। उसके बाद हमने इसको जो वैल्यूज हमें दी गई थी उसको हमने कन्वर्ट करना है केल्विन में। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें फार्मूले दिए गए थे। तो ये वाला फार्मूला है हमारे पास, इसको हमने यूज़ करना है। इसको यूज़ करके हमने ये जो टेम्परेचर है -89.2, तो इसको हमने केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो आइए इस फार्मूले को यूज़ करते हैं। K इज इक्वल टू C + 2 73। तो हम यहाँ पर इस फार्मूले को यूज़ करते हैं। तो यानी सेकंड पार्ट में था, हमने जो इसको केल्विन में कन्वर्ट करना था, तो हमारे पास फार्मूला जो हमें दिया गया था वो है कि केल्विन इज इक्वल टू सेंटीग्रेड प्लस 273। तो अब हमने जस्ट जो सेंटीग्रेड की वैल्यू हमारे पास थी वो यहाँ पर हम देख लेते हैं दोबारा। तो वो है -89.2, ये वाली वैल्यू है -89.2। तो हम यहाँ पर इसको लगाते हैं। इसको लगाने के बाद हमारे पास फिर जो वैल्यू आएगी -89.2। तो केल्विन इज इक्वल टू
-89.2 प्लस 273। तो अगर हम इसको आपस में कैलकुलेट कर ले तो ये केल्विन इज इक्वल टू, तो हमारे पास जो केल्विन की वैल्यू बनेगी वो होगी 183.8। तो ये हमारे पास केल्विन में आ गया टेम्परेचर। तो इस तरीके से आप इसको केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग दिस फार्मूले। सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो केल्विन टेम्परेचर केल्विन में जो आएगा 183.8 हुआ है, और जो फ़ारेनहाइट में है वो ये है -128.56। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 9 को हल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इसको हमें हल करना है। तो ये बता रहे हैं कि एक कंपनी है, एक कंपनी was penalized by the government act for low quality production. If the company has 3 shareholders, Farah, Mariam and Tahrim, investing in the ratio of 1:2:3, and the amount of penalty is RS 456,868.97. तो कह रहे कि फाइंड द अमाउंट ऑफ पेनल्टी पेड बाय ईच ऑफ 3 शेयर होल्डर। तो अब ये कह रहे कि एक कंपनी है जिसको गवर्नमेंट ने जुर्माना कर दिया कि आप सही चीज़ नहीं बना रहे। तो अब ये कंपनी की जो यानी कि पेनल्टी उसके ऊपर लगा दी गई वो है यहाँ पर 456,868 यानी ये वाली। तो कायदा हाई सैकड़ा हज़ार 4,56,868.97 रुपये इसके ऊपर जुर्माना लग गया। तो अब चूंकि जुर्माना टोटल तो ये लगा हुआ है, अब ये बता रहे कि ये जो तीनों शेयर होल्डर है, मरियम, ये फरा, मरियम और तहरीम जो है, इसका जो रेशो है 1.2, 1:2:3, तो हर एक के ऊपर कितना कितना जुर्माना बनेगा। तो ये बहुत आसान है, हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अब कंपनी जो है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट क्वेश्चन है। तो ये कह रहे कि एक कंपनी है, तो एक कंपनी एक फैक्ट्री कंपनी है, तो जिसमें जो है किन का है, ये 3 लोगों का है, और 3 जो शेयर होल्डर हैं वो कौन कौन है। इसमें एक तो है फरा, दूसरी जो स्टेक होल्डर है मरियम, मरियम, और तीसरा जो शेयर होल्डर है वो है तहरीम। अब ये 3 जो लोग हैं, इनकी कंपनी है। तो इसके ऊपर हुकूमत ने जुर्माना लगा दिया कि आप सही प्रोडक्ट नहीं बना रहे हो, तो लिहाजा हम आपको जुर्माना कर देते हैं। तो जुर्माना उसके ऊपर लग गया 4,56,868, यानी टोटल जो पेनल्टी है उसको उनके ऊपर जो लग गई, टोटल पेनल्टी बाय द गवर्नमेंट, ये है 4,56,868.97। अब ये तो टोटल यानी कंपनी के ऊपर पेनल्टी लग गई, ये रुपीज़ है। अब ये कह रहे कि ये जो 3 लोग हैं, इनकी जो शेयर्स है वो कितने, फरा का है 1, मरियम का है 2 और तहरीम का है 3, यानी 1:2:3। यानी कि अगर देखा जाए तो एक हिस्सा जो है यानी फरा का है, हम यहाँ पर ये इसको मेंशन कर लें, एक हिस्सा जो है फरा का है, तो 2 हिस्से जो है मरियम के हैं इस कंपनी में, और 3 हिस्से जो है तहरीम के हैं। अब जाहिर बात है जितना ज़्यादा हिस्सों का तो जुर्माना भी उसके ऊपर इतना ज़्यादा बनेगा। तो हम अब इसकी जो पेनल्टी है हर एक के ऊपर कैलकुलेट करते हैं कि कितना कितना ये जो टोटल जुर्माने में से तीनों के ऊपर कितना कितना जुर्माना बनेगा। तो हम लिख सकते हैं कि सम ऑफ द रेशो यानी टोटल जो रेशो बनता है दोनों का वो है 1 + 2 + 3। तो अगर हम इसको जमा करें तो ये टोटल बनेगा 6।
तो अब हमने अलग अलग इसका कैलकुलेट करना है। अब पेनल्टी वी कैन से दैट उसमें जो फ़र्क है शेयर है बनेगा, जो फ़र्क है उसके ऊपर कितना होगा, यानी शेयर जो है पहला हम ये फ़र्क का कैलकुलेट करते हैं। शेयर ऑफ फ़र्क है वन शेयर है उसका, तो वन टोटल कितने हैं 6 है। तो अब पेनल्टी जो लगी है वो कितनी है 4 5 6 8 6 और 7.97। तो अब अगर हम इनको यानी कि डिवाइड करें 6 पे, यानी अगर हम इस अमाउंट को 6 पे डिवाइड करें तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो होगी, तो वो होगी यानी यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि दैट विल बी इक्वल टू 144.83। तो ये जो है यानी 76,144.83 जो शेयर है, जो यानी कि फ़र्क है, यानी इस जो टोटल जुर्माना था उनमें फ़र्क के ऊपर जो जुर्माना आता है बनता है वो है 76,144.83। तो ये जो है ना फ़र्क के ऊपर जुर्माना बनता है, फ़र्क पेनल्टी। तो उसके बाद हमने दूसरा जो शेयर होल्डर है वो है मरियम, और मरियम के यहाँ पर 2 शेयर है, तो इसको भी हम कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पर शेयर ऑफ मरियम, तो मरियम के कितने शेयर है 2 है, तो 2 बट डिवाइडेड बाई 6 इंटू टोटल 4 5 6 8 6 7.97 टोटल फाइन हुआ है, जुर्माना हुआ है। तो अब अगर हम इसको डिवाइड करें तो इसकी जो वैल्यू बनेगी वो होगी 152,289.66। तो ये जो है मरियम के ऊपर पेनल्टी आ गई, ये हमारे पास 1,52,289.66। तो ये जो अमाउंट है ये मरियम के ऊपर पेनल्टी आ गई क्योंकि उसके 2 शेयर थे। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं तहरीम का जो शेयर है वो है 3, यानी यहाँ पर देखना ये 3 शेयर है, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं कि इसके ऊपर कितनी पेनल्टी आएगी। इसके 3 शेयर है। उसके बाद है शेयर ऑफ तहरीम के जो शेयर है वो कितने हैं 3 है, तो हम लिख सकते हैं कि 3 टोटल है इंटू टोटल जो फाइन हुआ था 4 5 6 8 6 7.97। तो ये बनेगा 2,28,434.38। तो ये जुर्माना किसके ऊपर लगेगा, तहरीम के ऊपर लगेगा, बनता है उसका। तो इस तरीके से आप तहरीम का भी शेयर फाइन निकाल सकते हैं। तो अब यानी टोटल में से जो तहरीम के ऊपर जो जुर्माना लगा था, टोटल में से 4,56,867.97 में से जो तहरीम के ऊपर जुर्माना लग गया जिसके 3 शेयर थे वो है 2,28,434.48। और जो मरियम के ऊपर जुर्माना लग गया वो 1,52,289.66। और जो फ़र्क के ऊपर जुर्माना लग गया वो था 76,144.83 क्योंकि इसका 1 शेयर था और मरियम के 2 शेयर थे और जो है तहरीम के 3 शेयर थे। तो इस तरीके से आप
इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो इसके साथ ये एक्सरसाइज अख्ताम पजीर हुआ। तो अगली एक्सरसाइज को देखने के लिए अगली वीडियो देख लीजिएगा।